हट क्यों नहीं रहा, पता नहीं इसमें शायद रिकॉर्डिंग का नहीं है क्या, इसमें समझ में नहीं आ रहा। चले बच्चे बढ़ गए बेटा, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो चैप्टर हमारा है, इसमें महत्वपूर्ण बिंदु को लेखिका ने दर्शाया है कि गैंगटॉक शहर का अद्भुत सौंदर्य, जिस शहर में वो घूमने गई थी, यात्रा वृत्तांत का वर्णन है, जैसा कि आपको बताया अभी। तो यहाँ पे यात्रा वृत्तांत में कहाँ किस शहर का वर्णन है, गैंगटॉक शहर का अद्भुत सौंदर्य, जिसका लेखिका ने यहाँ पे वर्णन किया। लेखिका रात में जगमगाते गैंगटॉक शहर को देखकर आश्चर्यचकित रह जाती है और बस से ट्रेन से यात्रा कर रही हैं और उस शहर का वर्णन यहाँ पे लेखिका ने किया है। उसे लगता है कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा है, वह अनुभव कर रही है, अपनी एक कल्पना मतलब यहाँ पे दर्शाया है कि उनको ऐसा लग रहा है। आवाज जा रही है आपको क्लियर? आवाज आ रही है बेटा? कोई प्रॉब्लम तो नहीं हो रही है? नो मैम। ठीक है, कि जैसे आसमान उल्टा पड़ा है और सारे तारे बिखर कर नीचे टिमटिमा रहे हैं, यानी वह ऊंचाइयों पे जा चुकी है, पहाड़ पे। तो दूर ढलान लेती तराई पर सितारों के गुच्छे रोशनियों की एक झालर बना रहे हैं। वास्तव में इतिहास और वर्तमान के संधि स्थल पर खड़ा मेहनत कश बादशाहों का शहर गैंगटॉक का सुबह, शाम और रात सभी अत्यंत सुंदर हैं। जैसे कि हर शहर में हम लोग घूमने के जाते हैं तो हर जगह की कुछ न कुछ खासियत होती है, कुछ न कुछ विशेषता होती है, जिसे देखने के लिए लोग दूर दराज देशों से आते हैं। तो उसी तरह से गैंगटॉक शहर का जो अद्भुत नजारा है वह सुबह का अलग दिखता है, शाम का अलग दिखता है और रात को अलग अत्यंत ही सुंदर है, जिसका वर्णन लेखिका यहाँ पर की हुई है। तो लेखिका उस रहस्यमय सितारों भरी रात में से सम्मोहित थी, मतलब वह दृश्य लेखिका को बहुत ही अत्यंत सुंदर लग रहा था। धीरे धीरे शून्य से प्रकाश फूटने लगा तो एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना के बोल लेखिका को होठों को छूने लगे। यानी यात्रा कर रही हैं, अभी रात का वर्णन तारे और सितारों के विषय में उन्होंने बताया। अब धीरे धीरे जो है सवेरा होने वाला है, किरण जो है निकलने वाली है। उस समय लेखिका को भोर का टाइम, सुबह का टाइम क्या होता है, प्रेयर का टाइम होता है। आप भी स्कूल आते हो तो प्रेयर करते थे, है ना? तो इसी तरह से लेखिका को भी वहां पे जो प्रेयर, एक नेपाली युवती से सीखी प्रार्थना के बोल उनको याद आ गए और उनके होठ जो है हिलने लगे। और गति साना साना हाथ जोड़ी गई दू गर्दहु प्रार्थना, मतलब उनकी लैंग्वेज में नेपाली युवती से सीखी थी। तो साना साना हाथ जोड़ी, जो करबद्ध प्रार्थना हम करते हैं हाथ जोड़कर, मतलब हम नमस्कार की मुद्रा में प्रेयर करते हैं, डेली स्कूल आते हो करते हो ना, उसी प्रकार से वह साना साना हाथ जोड़ी गर्दहु प्रार्थना, इस तरह से वह प्रार्थना के गीत को गा रही हैं। हमरो जीवन तिमरो कौशेली, उस लैंग्वेज में कि छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। साना साना हाथ जोड़ी, साना साना यानी छोटे छोटे, आप कहते हो ना करबद्ध प्रार्थना करते हैं ना, हे प्रभु, जो हम क्या करते हैं यज्ञ हवन जो होता है, उस दिन कौन सा प्रेयर करते हो आप? करते थे हाथ जोड़ी विनय करूं, कैसे करते थे, याद नहीं है आपको? अरे भाई बोलो तो, बोलोगे पीछे से? सिद्धि गोयल, निहारिका, निहारिका, क्या हुआ भाई, सभी लेफ्ट हो गए या नहीं? लेफ्ट हो गए हैं सभी? आवाज क्यों नहीं आ रही है? हाथ जोड़ी झुकाओ मत, नेटवर्क में दिक्कत हो जाती है कभी कभी। हाँ जी कभी कभी, तो इस समय तो बोलो, नाम ले रहे हैं, सिद्धि गोयल भी नहीं बोल रही हैं, आप भी नहीं बोल रहे हो। हाथ जोड़ी झुकाए मस्तक, जैसे हम लोग गाते हैं ना, हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए, तो इस तरह से हम अपनी लैंग्वेज में गा रहे हैं, वो अपनी लैंग्वेज में गा रहे हैं कि साना 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 हाथ जोड़ी कर दहूं प्रार्थना, हमरो जीवन तिमरो कौशली, यानी छोटे छोटे हाथ जोड़कर प्रार्थना कर रही हूँ, मेरा सारा जीवन अच्छाइयों को समर्पित हो। हमरो जीवन
टिम्ब्रो कौशेली, यानी हमारा जीवन अच्छाइयों के लिए सबको दूसरे को समर्पित हो। तो सुबह आँख खुलते ही लेखिका बालकनी की तरफ भागी, क्योंकि लोगों के बताए अनुसार वह वहां से हिमालय की तीसरी सबसे बड़ी चोटी कंचनजंगा, नाम सुना है ना, कंचनजंगा को देखना चाहती थी। किंतु मौसम अच्छा होने के बावजूद भी बादलों से ढका होने के कारण लेखिका कंचनजंगा न देख सकी। भाई हम देखने के लिए तो गए ही हैं, मौसम खुला होता तो सब कुछ वहां से बालकनी से ही साफ नजर आ जाता, लेकिन क्या है कि वहां पे बादल छाए हुए थे। तो जैसे अब दिसंबर जनवरी का मौसम आ रहा है, हम लोग स्कूल आते हैं तो देखते हैं ना कि सामने से ही अपना स्कूल ही नहीं दिखता हमको। तो वहां पे उतनी ऊंचाइयों पे है, पहाड़ियों पे है, तो वहां पे बादल छाए हुए हैं, तो इसलिए लेखिका को कंचनजंगा स्थान जो है देखने को नहीं मिल पाया। लेकिन कहानी के मुताबिक वो सुनी थी और वह देखने के लिए ही गई हुई थी। जिस प्रकार से जैसे अभी दक्षिण भारत में कन्याकुमारी में है, लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए वहां पे जाते हैं। वहां पे सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए लोग जाते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक जगह जहां पे हम खड़े हैं वहां पे धरती है दक्षिण दिशा में। यहाँ से दक्षिण पड़ता है कन्याकुमारी, तो वहां पे एक भाग सिर्फ आपका धरती है, बाकी पूरब दिशा से बंगाल की खाड़ी, पश्चिम से अरब सागर, उधर से प्रशांत महासागर। तो ये तीनों सागर जहाँ पे हम लोग देखे हैं, अभी इलाहाबाद अगर कोई गया है तो वहां देखा होगा त्रिवेणी संगम, नदियों का संगम है वहां पे, जहाँ पे कुंभ मेला लोग स्नान करने के लिए जाते हैं। लेकिन जहाँ पे तीन समुद्र मिले हुए वहां की स्थिति क्या होगी आप खुद कल्पना कर लो। मैं तो खुद वहां गई हूँ कि जहां हम खड़े हैं बस यहीं पे मुझे धरती नजर आई, बाकी और जिस दिशा में हम देख रहे हैं चारों तरफ जल ही जल है। भाई नदी देखते हो कितनी लंबी चौड़े पाट होते हैं नदी के, तो समुद्र तो बहुत लंबा चौड़ा है। अब तीनों दिशा से अगर पूरब पश्चिम उत्तर से पानी पानी ही जल भरा हुआ है, समुद्र ही चारों तरफ से है। और वहां समुद्र का जब चिघाड़ आता था तो खुद मतलब 8th क्लास में मैं थी उस समय, डर जाती थी। मैम कहाँ पे? कन्याकुमारी, रामेश्वरम। कन्याकुमारी का नाम सुना है ना, धरती का लास्ट छोर है। इसके फिर विदेश शुरू हो जाता है, वही समुद्र का वो होता है। इसके बाद जो है जहाज से हम यात्रा करते हैं। तो वहां पे हम गए थे अपने पिताजी के साथ, आरपीएफ में सब इंस्पेक्टर थे वो, तो उनके साथ हम लोग टूर पे गए हुए थे। 8th क्लास में मैं थी। 1 जनवरी को हम वहां पे खड़े थे। लेकिन दक्षिण भारत में जैसा कि आपको पता है ठंडा नहीं होता ना, वहां पे गर्म मौसम था। लेकिन 1 जनवरी के दिन हम हाफ स्वेटर में थे वहां पे खड़े, और वहां पे लोग सूर्योदय और सूर्यास्त देखने के लिए ही जाते हैं, क्योंकि पूरा दिशा से बंगाल की खाड़ी आई है और इधर से तीनों समुद्रों का जो मेल हो गया है वहां पे, तो वहां पे ऐसा महसूस होता है कि सूर्य जो है पूरब दिशा से ही निकल रहा है, पूरब दिशा से निकल रहा है, लेकिन ऐसा महसूस होता है कि वो सागर के में से ही ऊपर को आ रहा है। वही सीन हमको शाम को देखने को मिलता है कि वहां पे समुद्र जो पश्चिम दिशा में डूबता है, तो लग रहा है कि समुद्र में ही सूर्य जो है जाके डूब रहा है, क्योंकि चारों तरफ तीनों तरफ वहां पे जल ही जल पूरा भरा हुआ है। तो उसी प्रकार से लेखिका भी वहां कंचनजंगा और ये सब देखने के लिए गए। तो किस शहर का वर्णन यहाँ पे किया है लेखिका ने? गंगटोक। याद रहेगा शहर आपको? यस मैम। शहर का नाम नहीं भूलना है। दूसरा है युमथांग की का प्राकृतिक सौंदर्य। अब वह जहाँ पे हम जाते हैं, दक्षिण भारत गए, कन्याकुमारी घूमने गए थे, तो वहां पे कुछ ही दूर पे रामेश्वरम है, जहाँ पे रामचंद्र जी लंका जाने के लिए पुल बनाए हुए थे, तो हम लोग वहां भी दर्शन करने गए। तो जिस एरिया में हम जाते हैं तो क्या होता है कि इधर की एरिया में सारा जहाँ पे मेकअप हो जाए वहां तक कवर कर लेते हैं, घूम लेते हैं। तो उसी प्रकार से अब लेखिका जो है युमथांग का प्राकृतिक सौंदर्य यहाँ पे वर्णन किया है। जनजीवन और धार्मिक आस्थाएं, वहां के लोगों का जनजीवन कैसा था और धार्मिक आस्थाएं उनकी किस प्रकार थी, उसका वर्णन लेखिका यहाँ पे करते हैं। गंगोह से एक 149 किलोमीटर, 149 है ना, 149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। कहाँ से? गंगटोक से
149 किलोमीटर दूरी पर युमथांग था। जितेन नार्गे ड्राइवर और गाइड ने बताया कि जो बस का ड्राइवर था जितेन नार्गे बस ड्राइवर का नाम था। तो वहां पे जो गाइड करने के लिए इनको टूरिस्ट गए थे ना, टूर पे गए थे, तो जिस बस से गए कुछ वहां की खासियत होगी, जो बताने वाले दिखने वाले होते हैं ना, गाइड होते हैं, तो वह उनको बताया कि रास्ते भर हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां आपको मिलेंगी देखने। यह कौन बता रहा है? गाइड बता रहा है। गाइड का क्या नाम है? जितेन नार्गे। गाइड या ड्राइवर दोनों तरह से आपसे पूछा जा सकता है, तो इस नाम को आप याद रखेंगे। क्या है? जितेन नार्गे। यह हाफ ईयरली से आगे का कोर्स चल रहा है, आपको पता है ना? यस मैम। हाँ। यस मैम। तो अभी आपको इसको पढ़ लेना है, फिर पीडीएफ चला जाएगा, या आप अगर गूगल से कर लोगे, से मतलब मोबाइल से आप क्वेश्चन कर लोगे तो ठीक है, अन्यथा आपको पीडीएफ भेज दिया जाएगा, है ना? तो यहाँ पे याद रखेंगे वन वर्ड के क्वेश्चन के लिए कि जितेन नार्गे कौन था? ड्राइवर या गाइड, आप दोनों लिख सकते हो। ने बताया कि रास्ते भर हिमालय की गहनतम घाटियां और फूलों से लदी वादियां मिलेंगी, और लेखिका गदराए पाइन और धूपी के सुंदर नुकीले पेड़ों का जायजा लेती हुई पहाड़ी रास्ते पर आगे बढ़ी। वहां लेखिका ने बौद्ध पताकाएं देखी, मतलब बौद्ध धर्म का वहां पे प्रचार था। पताकाएं यानी झंडा, पताका झंडा होता है, जैसे हम यहाँ पे समझ जाते हैं, जैसे मंदिरों के ऊपर वो बना सांप का मतलब फिगर बना होता है, त्रिशूल लगा होता है, समझ जाते हैं शंकर जी का है और देवी जी का है, तो कुछ मतलब उसका पहचान होता है ना। उसी प्रकार से वहां पे बौद्ध धर्म की पताकाएं देखी। नार्गे ने बताया किसी बुद्धिस्ट के मृत्यु होने पर उसकी आत्मा की शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत बौद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं। सबका अपना एक रूल होता है ना, हर धर्म का, हर उसका सबका अपना अपना होता है। जैसे हमारे यहाँ जो अरेस्टी वगैरह का नियम है, उनके यहाँ भी ऐसे नियम है कि किसी की मृत्यु के बाद जो शांति पताका है वह 108 झंडे बना करके बौद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं। और अभी गुजरात में मैं गई थी, वहां पे मृत्यु होने के बाद मतलब जो दीपावली पे हम पटाखे नहीं छोड़ते हैं, उस तरह से मतलब उसके घर वाले, मतलब था गुजराती रहा होगा, वो छोड़ा जा रहा था। पूरी रात डेड बॉडी वहां पे पड़ी थी, जहाँ पे हम लोग रह रहे थे उससे कुछ ही दूर पे था, हम देख रहे थे, तो सब वहां पे उसको मतलब आतिशबाजी की। तो हर सबका अपना अपना रूल होता है, नियम होता है। इस प्रकार से वहां भी किसी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत बौद्ध पताकाएं फहराई जाती है। अभी क्वेश्चन भी वन वे आपसे पूछा जा सकता है कि वहां पे नार्गे मतलब वहां पे क्या है? युमथांग में वो कि किसी की मृत्यु के बाद क्या प्रक्रिया होती है या क्या शो किया जाता है, इस तरह से क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है। तो यहाँ पे आप लिखेंगे कि किसी शांति के लिए शहर से दूर किसी पवित्र स्थल पर 108 श्वेत बौद्ध पताकाएं फहराई जाती हैं, तथा किसी नए कार्य का आरंभ करने पर रंगीन पताकाएं लगाई जाती हैं। अब ये बात भी ध्यान रखना, मृत्यु के समय शांति के लिए सफेद कलर है आपको, तो सफेद पताकाएं फहराई जाती हैं, और लेकिन जब खुशी का माहौल रहता है तो वही पताकाएं जो है कलरफुल वहां पे लगाए। ठीक, तो यहाँ पूछ दिया था कि सफेद पताकाएं का प्रयोग कब होता है और रंगीन पताकाओं का प्रयोग कब होता है। ठीक, आ रही बात समझ में? यस मैम। यात्रा के लेखिका ने कवि लोग स्टॉक स्थान देखा। यात्रा के दौरान लेखिका ने कवि लोंग स्टॉक, आप इस जो मेन पॉइंट बता रहे हैं इसको नोट भी कर सकते हो अपने पास, क्योंकि बुक जब पढ़ते रहोगे तो उसमें अंडरलाइन तो करना चाहिए, लेकिन आप घर पे इस समय हो, कैसे पढ़ाई करोगे तो ये आपके ऊपर है। लेकिन जो मैं बता रही हूँ उस चीज को तो पेंसिल कॉपी लेकर बैठा रहिए, और जो भी मेन पॉइंट आपको बताया जाता है कि ये चीजें वन वर्ड क्वेश्चन में आ सकता है, तो उसे मतलब आप एक निगाह में ही समझ जाओगे कि चैप्टर में कहाँ से क्या क्वेश्चन बन सकता है संभवतः। बाकी और तो पूरा चैप्टर आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो कवि लोंग स्टॉक स्थान देखा जहां गाइड फिल्म की शूटिंग हुई थी। वे भी है क्वेश्चन आपका, लग रहा है समझ में आ रहा है कि क्वेश्चन है कि फिल्म की शूटिंग कहाँ पे हुई थी या कहाँ होती थी, तो कवि लोंग स्टॉक स्थान
जहां पर फिल्म की शूटिंग होती थी। इसी स्थल पर तिब्बत की दोनों स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता शुरू हुई थी। जैसे हम बता देते हैं ना कि 1857 की लड़ाई हमारी कहाँ से स्टार्ट हुई थी? 1857 की लड़ाई जो अंग्रेजों से हुई थी हमारे देश में, तो कहाँ पे हुई थी, किस स्थान पे? किसी को पता है? अरे भाई, No, आपके ma'am. शहर मेरठ से ही शुरू हुई थी। आप हापुड़ में रह के मेरठ के विषय में नहीं जान रहे हो? 1857 की जो लड़ाई हुई थी अंग्रेजों से, इसी मेरठ शहर से स्टार्ट हुआ था। तो इस तरह से वहां भी एक स्थान है जहां पे कि स्थानीय जातियों के बीच चले सुदीर्घ झगड़ों के बाद शांति वार्ता शुरू हुई थी। जो लड़ाई हुई थी उसके लिए शांति वार्ता के लिए यही स्पेस चुने थे उन लोगों ने, और वहीं पे हुई थी। उन्हीं रास्तों पर नार्गे ने लेखिका को फ्रेयरविल दिखाया था, जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। कोई ये गिन्नी की तरह, चक्कर गिन्नी की तरह कुछ था। फ्रेयरविल, विल मतलब पहिया, पता ही है, और फ्रेयर उसका नाम है। तो फ्रेयरविल दिखाया, जिसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। तो जो यात्री जाएंगे, दर्शनार्थी जाएंगे दर्शन करने, तो जरूर देखेंगे और जरूर उसे घुमाएंगे कि भाई हम घूमने आए थे इतने दूर पे और अपने पाप को धुल के चले। पाप तो सबसे होता रहता है। तो इस बीच जो है उसे घुमाने से सारे पाप धुल जाते हैं। उसे देख लेखिका को लगा कि पहाड़ हो या मैदान, इस देश की आत्मा एक जैसी ही है ना। हम अपने एरिया में कुछ अलग ढंग से धार्मिक पर्व और हर चीज, शूटिंग का भी बॉम्बे वगैरह में जो हमारा स्पेस है, तो इस तरह से वहां भी पहाड़ी एरिया है, लेकिन वहां भी इंसान है, वहां भी लोग हैं, तो अपने तरह से वहां भी हर चीज की व्यवस्था है। नेक्स्ट हमारा आता है तीसरा, हिमालय दर्शन, जो मेंथा लेक का देखने गई थी। तो वीरान, सक्रिय और जलेबी की तरह घुमावदार रास्तों पर यात्रा करते लेखिका के समक्ष हिमालय बड़ा होते होते विशालकाय होने लगा। यानी धीरे धीरे, जहाँ पे पहाड़ी एरिया में आपने देखा होगा कि बहुत सड़कें जो है पहाड़ों को काट काट करके बने होते हैं। अब गुजरात की ही मैं बताऊं, अभी जब मैं गई थी 2-3 साल पहले की बात बता रही हूँ, जो पहाड़ी इलाके पे, वहां पे जो, जहाँ से मैं आ रही थी, यहाँ पे क्या कहते हैं, सूरत आई ट्रेन पकड़ने के लिए, तो वहां जो रास्ते थे यूं करके घुमावदार, और इतना हालत अपना बुरा हो गया। जबकि मैं ट्रेन बस चाहे जो सफर कर लेती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, लेकिन उस समय बिल्कुल वोमिटिंग होने को तैयार था। मतलब बिल्कुल आंखें मूंद कर मैं लेट गई। मतलब वो सीन देखा नहीं जा रहा था। वो पहाड़ों पे इतना कटाव घुमाव, इतने मतलब यूं यूं करके सड़कें थी कि बिल्कुल चक्कर सा आने लगा। तो उस तरह से हिमालय पे जो हमारी तरह जो रोड हमारे यहाँ सड़क है, इस तरह से सरपट सीधा नहीं है, पहाड़ी एरिया है, तो इसलिए घूम करके यूं गोलाई में और वैसे वैसे वहां पे रोड सड़क जो है बनी हुई है। तो कह रही है वीरान, बिल्कुल जंगली एरिया है, पहाड़ है, सकरे और जलेबी की तरह। जलेबी आपको पता है ना, अभी दशहरे में जलेबी खाया होगा, घुमावदार होता है ना उसकी बनावट। तो उसी तरह से जो है पहाड़ों पे रास्ते जो है बिल्कुल घुमावदार होते हैं। तो लेखिका को जलेबी की तरह घुमावदार रास्तों पर यात्रा करते लेखिका के समक्ष हिमालय बड़ा होते होते, पहले तो स्टार्टिंग में चढ़ी तो उतना कम था, लेकिन धीरे धीरे बड़ा होते होते फिर बहुत बड़ा दिखने लगा, विशालकाय होने लगा। वादियां चौड़ी होने लगी, घटाएं गहराती हुई पाताल नापने लगी। भाई ऊंचाई पे अब जा रही है ना लेखिका की बस, ऊंचाई पे जा रही है, तो नीचे बिल्कुल एकदम झाई से देखने में चक्कर आ जाए इंसान को। तो नापने लगे। इस असीम बिखरी सुंदरता को देख सैलानी फिल्मी गीत गुनगुनाने लगे। लेखिका किसी ऋषि की तरह मौन होकर सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। मतलब लेखिका को वह दृश्य बहुत ही सुंदर लग रहा था और वह अपनी आंखों को वहां से हटाना नहीं चाहती थी। जैसे अभी आपने पढ़ा था, उत्साह अट नहीं रहा, चैप्टर पढ़ा था ना इसके पहले, उत्साह अट नहीं Yes, रहा, ma'am. जिसमें फागुन मास के सौंदर्यता का वर्णन किया गया था, बसंत ऋतु का वर्णन किया गया था। तो उसी तरह से लेखिका को भी उस दृश्य से अपनी निगाहें हटाने की इच्छा नहीं हो रही है। लेखिका किसी ऋषि की तरह मौन होकर सारे परिदृश्य को अपने भीतर भर लेना चाहती थी। वह जीभ से
सिर बाहर निकालकर ऊंचे पर्वतों को, झरझर गिरते जलप्रपातों को, झरझर गिरते जलप्रपात यानी झरनों को, चिकने गुलाबी पत्थरों के बीच इठलाती तीस्ता नदी को देखती देखती। वहां पे नदी कौन सी थी? तीस्ता नदी है। कहाँ पे? युमथांग प्राकृतिक, जो वहां पे गैंगटॉक शहर का अद्भुत जो दृश्य वहां पे बताया है उस जगह पे। मेरे नगपति मेरे विशाल, मेरे नगपति मेरे विशाल कहकर लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए, प्रणाम किया, क्योंकि हिमालय पर्वत पे शंकर जी का वास है, कैलाश पर्वत पे सबको पता है। तो वो उन्होंने क्या कहा? मेरे नगपति मेरे विशाल कहकर लेखिका ने हिमालय को सलामी देनी चाहिए। तभी जीप रुकी, जीप से सफर कर रही थी। लेखिका के सामने था सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल। सैलानियों ने तस्वीर खींचनी शुरू कर दी। जो यात्री कहीं पे हम जाते हैं, वैसे भी घर में दिन भर पिक लेते रहते हैं, तो कहीं दर्शन करने गए तो वहां तो पिक लेना जरूरी ही है। तो इस तरह से सभी वहां से उतर करके जो है तस्वीरें खींचने लगी। लेखिका आदिम युग की तरह अभिशप्त राजकुमारी की तरह नीचे बिखरे पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत साथ आत्मा का संगीत सुनने लगे। सभी लोग क्या करें, वहां उतर करके आनंद ले रहे हैं और वहां पे फिगर वगैरह खींच रहे हैं, कर रहे हैं। और लेखिका जो है बिल्कुल चुपचाप शांत भाव से बैठ करके उस प्रकृति का, कहते हैं ना, प्रकृति में अपने आप को खो देना एक बहुत बड़ी बात है। वह उसमें बिल्कुल निर्लिप्त हो करके लेखिका जो है वह वहां के आनंद, मतलब दृश्य का आनंद उठा रही थी। तो इस तरह से सेवन सिस्टर्स वाटरफॉल, सैलानियों ने तस्वीर खींचने शुरू की और लेखिका आदिम युग की किसी अभिशप्त राजकुमारी की तरह, मैं लेखिका भी सुंदर थी, कि नीचे बिखरे पत्थरों पर बैठ झरने के संगीत के साथ आत्मा का संगीत सुनने लगी। वह बिल्कुल एकदम उस प्रकृति में खो गई लेखिका। पांव पानी में डुबाते ही उनका मन काव्यमय हो उठा। वह गुनगुना रही थी, कुछ अपने मतलब कल्पनाओं में खोई हुई थी और झरने के जो पानी गिर रहे थे उसमें वो अपने पैरों को हिला डुला रही थी, डुल रही थी, उसका यानी आनंद उठा रहे थे। उसे लगा वह देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी। यानी वो प्रकृति की धारा जो झरनों से झरझर की आवाज आ रही थी, उसमें लेखिका खुद को खो गई थी, मतलब खुद भूल गई थी अपने आप को। उसे लगा वह देश काल की सरहदों से दूर बहती धारा बनकर बहने लगी। चित्रलिखित सी लेखिका माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती रह गई। भाई, कहे प्रभु की है माया, कहीं धूप कहीं छाया। तो इस माया और छाया की माया में लोग पड़े हुए हैं और इतना प्राकृतिक सौंदर्य है, इतना सब कुछ है, लेकिन इंसान के पास समय कहाँ है। आपके पास भी आग बाग होंगे, बगीचे होंगे, या क्या कहते हैं कि पार्क वगैरह है, लेकिन कौन जा रहा है, किसको टाइम मिलता है। सुबह शाम मॉर्निंग वॉक करना है तो भी लोग किसी तरह से, बहुत कम लोग समय निकाल करके मॉर्निंग वॉक, इवनिंग वॉक कर लेते हैं, नहीं तो कोई अपने काम में ही लोग बिजी रहते हैं, कोई जा ही नहीं पाता। लेकिन प्रकृति के साथ तालमेल बनाना बहुत अच्छी बात है, सेहत के लिए भी फायदेमंद है, हर तरह से फायदेमंद है। और लेखिका वहां गई है तो चित्र लिखित सी लेखिका, मतलब बिल्कुल मूर्ति बनी हुई है, वह यूं बैठी हुई उसमें प्रकृति में खो गई। तो चित्र से लिखित सी लेखिका माया और छाया के इस अनूठे खेल को भर भर आंखें देखती रह गई। लेखिका को इस यात्रा के दौरान देखे जाने वाले प्राकृतिक दृश्य मोहित कर रहे थे। सतत प्रवाहमान झरने, वेग से बहती तीस्ता नदी, सामने उठती धुंध, ऊपर मंडराते आवारा बादल, मध्यम मध्यम हवा में हिलोरे लेते प्रियता एवं रोडोडेंडो के फूल, सभी अपनी लय, तान और प्रवाह में बहते हुए नजर आते थे। समय के सतत प्रवाह में लेखिका को हमारा वजूद तिनके सा लगता था। हमारी जो यहाँ की प्रकृति है वह उनको तिनके के समान महसूस हुआ, बहुत तुच्छ दिख रहा था वहां के प्राकृतिक सौंदर्य के आगे।
तो संपूर्णता के इन क्षणों में लेखिका बिखरे सौंदर्य से इस प्रकार एकात्म हो रही थी कि उसकी अंतरात्मा में प्रकाश भरने लगा। वह ईश्वर के निकट थी और सुबह सीखी प्रार्थना फिर होठों को छूने लगी, साना साना हाथ जोड़ी, जो अभी पूरा पढ़ा था। तो इस तरह से वह लेखिका फिर वह, क्योंकि वह हिमालय पर्वत पे थी इसलिए वहां पे प्रभु को भी वह ध्यान कर रही थी और वहां के प्राकृतिक सौंदर्य को भी वह उसमें बिल्कुल खो गई थी और इस प्रकार से वह ईश्वर के निकट थी और सुबह सीखी प्रार्थना फिर उनके होठों पे गुनगुनाने लगती। नेक्स्ट पॉइंट हमारा चौथा है मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। अब आज ये चैप्टर फिनिश नहीं हो पाएगा, ये लास्ट पॉइंट ही हमको लग रहा हो पाएगा। तो मातृत्व और श्रम साधना साथ साथ। मातृत्व भाव हर लेडीज के अंदर होता है, वह उसको घर पे तो रख के गई नहीं थी, तो वही है। तो प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को देखती, प्रकृति के अप्रतिम सौंदर्य को देखती लेखिका का महाभाव सूखी टहनी सा टूट गया। वह अद्वितीय सौंदर्य से परे कुछ पहाड़ी स्त्रियां उससे पत्थर तोड़ती नजर आई। अभी तक तो उनको सब कुछ बहुत अच्छा लग रहा था, प्रकृति में बहुत बिल्कुल घुल मिल गई थी और उनको बहुत वहां आते, लेकिन हर जगह मेहनत करने वाले हैं, हर जगह अमीर गरीब है, हर जगह पे मतलब हर सुविधा है। तो इस प्रकार से वह जो है वह अद्वितीय सौंदर्य से परे, वह सौंदर्य जिसमें वह खोई हुई थी, वह अपने आप को भी भूल गई थी। उससे अलग उनको पहाड़ी स्त्रियां उसे कुछ पत्थर तोड़ती हुई नजर आई। कुछ ने पीठ पर बंधी डोंकों में अपने बच्चे को बांध रखा था, जैसे यहाँ भी देखते हो ना रांची उची वाले जो उस पे क्या करते हैं, ईंट उट जो बनता है, जहाँ पे क्या बोलते हैं उसे, जहाँ पे ईंटें बनती हैं, मीनार सा होता है जो बड़ा सा, रांची वाले के मतलब तरह हमारे तरफ तो होते हैं, लेकिन अब मुझे ध्यान नहीं आ रहा कि क्या बोलते हैं जहाँ पे ईंट बनते हैं। मैम भट्टा। हाँ हाँ जी, भट्ठा। भट्ठा भट्ठा जो है उस पे देखते हो बाहरी जो वर्कर आते हैं तो क्या करते हैं, उनके पास अपना घर तो होता नहीं है, तो वहाँ पे वो ईंट से घास फूस से अपना रहने का स्थान बना लेते हैं। लेकिन अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके पास फैमिली तो अपनी रहती नहीं है, तो क्या करते हैं उनको भी वो साथ साथ ले आती हैं और एक अगोछे की तरह उनके पास कपड़े होते हैं, उसको ही बांट करके अपनी पीठ पे बच्चों को ले लेती हैं अपने साथ में। जब वो रोता है तो उसको दूध वगैरह दे देती हैं, जो भी आवश्यकता लगती है। तो इस तरह से वह जो है कुछ ने पीठ पर बंधी डोकों में अपने बच्चों को बांध रखा था, कुछ कुदाल को भरपूर ताकत से जमीन पर मार रही थी। भाई पहाड़ी एरिया की औरतें कहते हैं ना बहुत मजबूत होती है, जैसे हम लोग तो घर से बाहर नहीं निकलते, घर का काम नहीं करते, लेकिन फिर भी कुछ जगहों पे लेडीज भी बाहर का काम करती हैं, जैसे इधर भी देखो बुग्गी वगैरह चलाती हैं, लेकिन ऐसा हर जगह नहीं होता, हम लोगों की तरफ ऐसा नहीं होता। तो फिर उस तरह से लेखिका को वहां पे नजारे जो है देखने को मिलते हैं। तो वह कुदाल और फावड़े भी चला रही है, जबकि कुदाल और फावड़े चलाने का काम किसका होता है, जेंट्स का होता है, वर्कर होते हैं, लेकिन वहां पे लेडीज उस काम को कर रही है। लेखिका को यह स्वर्गीय सौंदर्य नदी, फूलों, वादियों के बीच भूख, मौत, दैन्य और जिंदा रहने की जगह। वही खड़े बीआरओ के कर्मचारी ने लेखिका को पूछने पर बताया कि ये पहाड़ी ने रास्तों को चौड़ा कर दिया। उन्होंने पूछा कि ये लेडीज होकर के इतना कुदाल फावड़े क्यों चला रही हैं, क्या बात है, लेडीज क्यों कर रही हैं? तो उन्होंने कहा कि ये जो है जैसे हमारे यहाँ ठेके वगैरह का काम होता है, जेंट्स करते हैं, उसी प्रकार से लेडीज भी यहाँ पे रास्ते चौड़े करने का काम कर रही हैं। फिर उसने पहाड़ों पर रास्ता बनाने संबंधी दुस्साध्य कार्य के बारे में बताया। लेखिका को पलामू और गुमला के जंगलों में पीठ पर बच्चों को बांधकर पत्तों की तलाश में वन वन डोलते आदिवासी स्त्रियां याद आई। उसे आदिवासी औरतों के फूले पांव और इन पत्थर तोड़ती पहाड़ियों के हाथों में पड़े छाते या कहानी कहते दिखाई दिए कि आम जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। यानी गरीब वर्ग जहां भी है हर जगह परेशान है। हमारे यहाँ भी है जो गरीब हैं, स्थिति ठीक नहीं तो क्या है, उनके घर के बीवी बच्चे सभी लोग मिलकर के मेहनत मजदूरी करते हैं और खा रहे हैं। उसी प्रकार से वहां भी है कि वहां भी लोग
जो है मेहनत करके अपने दिनचर्या अपनी मतलब चला रहे हैं। तो उन्हें आज जो है यहाँ की जिंदगियों की कहानी हर जगह एक सी है। तभी जितेन और मणि लेखिका को खोजते हुए वहां आए, क्योंकि सभी लोग घूम फिर रहे हैं तो अपना मौज मस्ती कर रहे हैं, लेकिन लेखिका बिल्कुल एकदम गहन अध्ययन में पड़ी हुई है। वो वहां गई हैं तो वहां से कुछ सीखना चाह रही हैं, कुछ लाना चाह रही हैं, वहां के इतिहास के विषय में जानना चाह रही हैं। तो क्या है, वहां पे थोड़ा उनको टाइम लग गया। तभी जितेन और मणि लेखिका को खोजते हुए वहां आए। जितेन ने लेखिका को आम जनता की अपेक्षा उस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य देखने को कहा, जो लेखिका को लगा ये लोग बेस्ट एंड रिपेइंग है। तभी उन सम सुंदरियों के हंसने पर लेखिका को लगा कि जैसे खंडहर ताजमहल हो गया। देख लो कितना ऊंचा उदाहरण दिया। यानी अभी वह गरीबी में, उनके गरीबी के विषय में सोच रही थी, उनके बाल बच्चों के विषय में सोच रही थी, वह तोड़ते हुए पत्थर। लेकिन यह पेट ऐसी चीज है कि जो बिना खाए नहीं रह सकता, चाहे वो अमीर हो चाहे गरीब हो। और ये दांत जो है कहते हैं कि बिना, चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो, हंसते भी हैं, सभी हंसते हैं, सबके हंसने का अपना अपना ढंग होता है। तो उसी बीच वह जो है सम सुंदरियां जो मेहनत कर रही हैं, वह औरतें जो है हंस रही हैं। तो लेखिका को लगता है कि जैसे